डाउरी प्रोहिबिशन के जितने कानून हैं, तो ये पाया गया कि जिन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें कुछ हद तक मिल भी रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे केसेस भी आए हैं, जहाँ पे लड़कियाँ झूठा केस फाइल करके अपने पति को या उसके घरवालों को या उसके रिश्तेदारों को ऐसे केसेस में फँसा करके और उन्हें सिर्फ जेल नहीं भेजती बल्कि उनसे पैसा भी एक्सटॉर्ट करती हैं। रिसर्च या एक तरह से आवाज़ उठानी चाहिए मुझे, और उस वक़्त मुझे ये लगा कि राइटिंग इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन। आपका एडवोकेट्सपीडिया कास्ट में स्वागत है। मेरा नाम है एडवोकेट फ़याज़ ख़ालिद और आज के गेस्ट मेरे साथ हैं सैयद मोहम्मद आतिफ़, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। आज हम जानेंगे विमेन लॉज़ से रिलेटेड कि इसमें क्या लूपहोल है, और स्पेसिफ़िकली जिस इशू पे आज हम बात करने जा रहे हैं, वो है दहेज प्रथा के विरुद्ध जो कानून बने हुए हैं, उसमें क्या लूपहोल हैं, उस पे हम आज विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो आतिफ़ साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो मेरा क्वेश्चन पहला यही शुरू होता है कि ये जो दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून बने हुए हैं, उसके अंदर क्या-क्या लूपहोल है? अ, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका मुझे आज दावत देने के लिए, और मैं आपके दर्शकों से ही कहना चाहूँगा कि जो दहेज प्रथा जो हमारे इस देश में है, वो सदियों पुरानी है। जी। और जो ये कानून बने हैं इस देश में, चाहे वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो 1961 का, या सेक्शन 304 बी हो इंडियन पीनल कोड में, या सेक्शन 498 ए हो आईपीसी में, ए ये सारे कानून जो बने हैं इससे बहुत पुरानी है दहेज प्रथा इस देश में, हमारी आज़ादी से भी पुरानी है। और इन कानूनों के बनने के बावजूद भी दहेज प्रथा इस देश में है, और अभी तक एग्जिस्ट करती है। लोग दहेज मांगने में झिझकते नहीं हैं और लोग देने में भी झिझकते नहीं हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों को शायद उस इस कानून का पता ही नहीं है कि दहेज को रोकने के लिए, दहेज को पीनलाइज करने के लिए भी कोई प्रोविज़न है हिंदुस्तान में। और बहुत से लोगों को अगर पता भी है, तो वो उस चीज़ को शायद इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, जितना सीरियस ये कानून एक्चुअली है। जी। हैविंग सेड दैट, जो हमारा ये कानून है दहेज प्रथा का, डाउरी प्रोहिबिशन का, ये कई सालों से जो प्रताड़ना लड़कियों को, शादीशुदा लड़कियों को झेलनी पड़ती है, उनके घर वालों को झेलनी पड़ती है, उसके विरुद्ध, उसको रोकने के लिए, और उस ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए, इन ऐसे लड़के और उनके घर वालों को सज़ा देने के लिए ये कानून आया था। तो इसका बेसिस बहुत क्लियर था कि ऐसी चीज़ पे रोक लगनी चाहिए, और उस जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। जी। इत्तेफाक से जब ये कानून इम्प्लीमेंट होने शुरू हुए, जी। डाउरी प्रोहिबिशन के जितने कानून हैं, तो ये पाया गया कि जिन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें कुछ हद तक मिल भी रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे केसेस भी आए हैं, जहाँ पे लड़कियाँ झूठा केस फाइल करके अपने पति को या उसके घरवालों को या उसके रिश्तेदारों को ऐसे केसेस में फँसा करके और उन्हें सिर्फ जेल नहीं भेजती बल्कि उनसे पैसा भी एक्सटॉर्ट करती हैं। सो दिस हैज़ एक्चुअली बिकम एन एक्सटॉर्शन रैकेट जी। फॉर सच वुमेन टुडे। चाहे वो 498 ए हो, चाहे वो 304 बी हो, चाहे वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, हर कानून में ये पाया गया है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा
कि द मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A इज लीगल टेररिज्म। फिर उसके बाद 2010 में कहा। फिर उसके बाद से अब तक कई ऐसे केसेस आ चुके हैं जिसमें 498A के मिसयूज को देखा गया है और ऑब्जर्व किया गया है कि औरतें जो है फ्रिवलेस कंप्लेंट्स, छोटी छोटी बातों पे 498A के केसेस जाके FIR दर्ज करवा देती हैं और पुलिस बाध्य हो जाती है फिर अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम द penal laws in this country there are something known as the law of evidence also, wherein we as a country in India follow the principle of innocent until proven guilty, which means that अगर मैं किसी के ऊपर किसी जुर्म को किसी अपराध का आरोप किसी के ऊपर लगा रहा हूँ तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि वो उस इंसान ने वो अपराध किया है जी। और हर हाल में साबित करना पड़ेगा, हर तरह से साबित करना पड़ेगा। और अगर मैं उस चीज़ को साबित करने में ज़रा सा भी चूकता हूँ तो वो इंसान बाइज्जत बरी होके बाहर आ जाए। जी, दैट इज़ व्हाट इज़ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी इज़। जी, इस प्रिंसिपल के सर्टेन एक्सेप्शंस हैं एविडेंस एक्ट में, जिसको हम प्रिजम्पशंस कहते हैं। वो प्रिजम्पशन डाउरी डेथ में भी है, वो प्रिजम्पशन सेक्शन 498A में भी है। और कुल मिला के इन प्रिजम्पशन का निचोड़ ये है कि अगर लड़की जाके एक केस फाइल करती है, एक FIR फाइल करती है अंडर सेक्शन 498A, तो उसे ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्राइम एक्चुअली हुआ है। अच्छा। और सिर्फ उसके कह देने भर से, ये सिर्फ उसके इस FIR कर देने से लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं और अब उस लड़के को और उस लड़के के घर वालों को ये साबित करना है कि वो बेकसूर। इट मीन्स के जो लॉज बने हुए हैं वो ज़्यादा विमेन को फेवर करता है। नहीं, विमेन को फेवर करना कोई बुराई नहीं है। जी, हमारे संविधान में वो प्रावधान है अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट it is the duty of the state. It is not only a favor that the state does. It is the duty of the state and the government in this country to make such laws to protect women and children in this country. That is what Article 15 Clause 3 says. लेकिन जब हम ये कानून बनाते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 15 क्लॉज 1 of the Constitution, which says that no person shall be discriminated on the basis of his religion, caste, class, gender. और हाँ, ये जो कानून है ये बहुत ही क्लियरली जेंडर बायस। ओके। सो दे आर नॉट protected under Article 15 Clause 3, rather they are a violation of Article 15 Clause 1. Okay. So this is what I have felt about these laws, चाहे वो सेक्शन 498 हो, चाहे जो रेप का कानून है हमारे देश में इत्तेफाक से वो हो, या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, ये सारे कानून औरतों को प्रोटेक्ट करने के बजाय मर्दों को क्रिमिनलाइज करने पे ज़्यादा ध्यान देता है। अच्छा। तो जिस तरह से आपने 15 साल की रिसर्च में ये सारे लूप होल्स के बारे में जाना, जब आपने पहला क्रिटिकल रिसर्च पेपर सबमिट किया था जिसमें आप बता रहे हैं 498A के बारे में आपने उस पर क्रिटिकल रिसर्च बची, तो ज़रा उसके बारे में मुझे बताइए कि क्या क्या क्रिटिकल एस्पेक्ट्स थे इसके अंदर। देखिए मैंने जब लॉ की पढ़ाई शुरू करी उस बात सन 2009 में मेरा फर्स्ट ईयर था लॉ स्कूल का, और उस वक्त जब मैंने लॉ की पढ़ाई शुरू करी तो विमेन एंड चाइल्ड लॉज हमेशा से मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है। और उस एरिया में मैंने हमेशा हमेशा जैसे बाकी लोगों का रहती है एक माइंडसेट, मेरी भी यही थी कि औरतों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो उनके साथ गलत हो रहा है और उन्हें जो है इंसाफ की ज़रूरत है। और यहाँ हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है कि वो उन्हें इंसाफ मिले, क्योंकि रेप और दहेज और ये सब हम रोज़ न्यूज़ में सुनते ही थे। जी, लेकिन जब मैंने उस पर रिसर्च शुरू करी और मैंने उस पर पढ़ना शुरू किया
तो बहुत से ऐसे आर्टिकल्स मेरे नज़र में आए और मेरी रिसर्च में सामने आए जिसमें मुझे ये पता चला कि ये जितने कानून तो हमारे पास बहुत सारे हैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन पहली चीज़ एक तो उन कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। जिन लोगों को एक्चुअली उन कानूनों की ज़रूरत है उन्हें पता ही नहीं है उनके बारे में। जी। जो गाँव हैं हमारे, जो देहाती एरिया हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं इंडिया में, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसे कोई कानून भी हैं उन्हें संरक्षा देने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ये पता चली कि जो जिन लोगों को एक्चुअली इन कानूनों का पता भी है, वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। फ़ॉल्स केसेस फाइल कर रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं लड़कों से, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं, उनके माँ-बाप की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे एज़ अ पर्सन लगी कि इस पे जो है एक रिसर्च या एक तरह से आवाज़ उठानी चाहिए मुझे। और उस वक़्त मुझे ये लगा कि राइटिंग इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन। तो मैंने उस पे फिर लिखना शुरू किया। आई स्टार्टेड राइटिंग रिसर्च पेपर्स। मेरा पहला रिसर्च पेपर जो था दैट वाज़ ऑन इन सपोर्ट ऑफ वुमेन लॉज़ रादर। दैट वाज़ माय फर्स्ट रिसर्च पेपर दैट टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर सर्टेन लॉज़ इन इंडिया टू प्रोटेक्ट वुमेन जो अब बहुत हद तक आ भी गए हैं हिंदुस्तान में और भी आने चाहिए। लेकिन जब जो दूसरा मेरा रिसर्च पेपर था, दैट वाज़ ऑन द मिसयूज़ ऑफ आई स्टार्टेड विद सेक्शन 498 इट वाज़ ऑन द मिसयूज़ ऑफ सेक्शन 498 और जो टर्म सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविज़न के मिसयूज़ के लिए यूज़ करी है, लीगल टेररिज्म कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इसे। जी। वेरी स्पेसिफिकली द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अ लैंडमार्क जजमेंट in 2005 said that the misuse of section 498A is nothing less than legal terrorism। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसे लीगल टेररिज्म कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे, तो सुप्रीम कोर्ट अगर उसे लीगल टेररिज्म कह रहा है तो इस चीज़ का संज्ञान लेना ज़रूरी है और इस चीज़ को सीरियसली लेना ज़रूरी है। तो इस तरह के जो मामले हैं, हम आए दिन देखते रहते हैं न्यूज़ में कि कहीं मर्द सुसाइड कर लेता है, जी, इन सब चीज़ों की वजह से। कहीं पूरी फैमिली बर्बाद हो जी, जाती है। वो एक एक फ़ॉल्स केस में उनके रिलेटिव भी और सब बहुत सारे लोग इसके अंदर पैरालाइज़ हो जाते हैं। तो सरकार की नज़र से सारी चीज़ें चल रही हैं, गुज़र रही हैं। तो क्या किसी संस्था ने या किसी एनजीओ ने या किसी रिट के ज़रिए इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाने की कोशिश की गई है? इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ बहुत उठाई गई है, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं, हम रिसर्च पेपर और किताबें लिखते रहते हैं, बहुत से ऐसे वकील हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, जो इस पे काम कर रहे हैं, इस पे लिख रहे हैं, इस पे बोल रहे हैं। देयर आर फ़िल्म मेकर्स, देयर आर डॉक्यूमेंट्री मेकर्स जिन्होंने इस चीज़ पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रखी हैं। पेटिशन्स फाइल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, पीआईएस फाइल हुई हैं, बट द एंड रिज़ल्ट हैज़ बीन निल। ओके। वी हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग। वो लॉज़ एज़ इट इज़ हैं, जैसे थे वैसे ही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द जुडिशरी इटसेल्फ हैज़ एप्रिशिएटेड दैट दिस मिसयूज़ इज़ रैम्पेंट। ओके। चाहे वो 498 ए हो, चाहे वो डाउरी प्रोहिबिशन हो, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट हो, चाहे रेप हो, सब में मिसयूज़ है। सब में मिसयूज़। और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट तस्लीम कर रहा है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट फॉर दैट मैटर और लेट्स से द जुडिशरी इन दिस कंट्री इज़ नॉट विलिंग टू स्टेप अप and say if the parliament is not legislating laws, the judiciary also has a power to legislate laws in this country. It's not that the judiciary has not legislated laws before. There are laws that emancipate from landmark judgments in this country. Sexual harassment women at workplace act कहाँ से आया है? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो सब ऐसे जजमेंट्स हमें चाहिए टू टैकल एंड कर्ब मिसयूज ऑफ वुमेन लॉज एज वेल। अगर हम फेवर में जजमेंट्स दे रहे हैं तो मिसयूज को कर्ब करने के लिए भी तो जजमेंट दे सकता है। तो इस तरह से जो लूप होल आपने आइडेंटिफ़ाई किए और जनरली जो लोग इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं
बहुत सारी किताबें लिख रहे हैं और हर तरह से अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, डिबेट और वेरियस वेज़ आर देयर। आपने जो रिसेंटली किताब लॉन्च की थी, उस किताब के बारे में मुझे बताइए कि आपने एक्चुअल में क्या उसके अंदर एक्सप्रेस किया है? द डिफेक्टिव सेक्स लॉज़, राइट? Okay, so the name of my book is The Defective Sex Law of India और ये किताब छपी थी 2018 में। उस वक्त इस देश में सेक्शन 377 नाम का भी एक कानून था। Homosexuality was the crime in India. There was we didn't have the BNS, the BNSS, and the BSA जी, in place. We had the IPC, the Evidence Act, and the CRPC. We had uh, provisions like Section 375, Section 376, Section 377, Section 114A of the Evidence Act, the various provision under the CRPC. और इस किताब में मैंने इन सारे लॉज को डिस्कस करते हुए ये कहा कि सबसे पहले तो ये लॉज जेंडर वाइज, दैट्स द बिगेस्ट फ्लॉ इन दीज लॉज। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम सेक्सुअल वायलेंस को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं, तो सेक्सुअल वायलेंस सिर्फ औरत के साथ नहीं होता जी, सेक्सुअल वायलेंस मर्द के साथ भी होता। लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए हमारी सोसाइटी तैयार नहीं, खुद मर्द तैयार नहीं। औरतें तो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि वो कानून उनके खिलाफ होगा, जी, लेकिन खुद मर्द इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मर्दों के साथ भी ऐसा हो सकता है। जी, और होते हैं तो वो और रजिस्टर होते नहीं हैं वो रजिस्टर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप किस कानून में रजिस्टर करें। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जब मैं इस किताब पे रिसर्च कर रहा था तो आई केम अक्रॉस अ केस, हरियाणा का केस था। आई वोंट गिव द डिटेल्स। और उस केस में ये हुआ था कि लड़की 19 साल की, और नहीं, लड़की 17 साल की थी और लड़का 19 साल का था। और उस लड़की ने उस लड़के का रेप किया। अब रेप की जो डेफिनेशन है इस हमारे देश में, वो है दैट इट शुड बी पेनिट्रेशन शुड बी द बाय मेल, penetration should be the basis of punishing. So the definition itself is gender bias. Unless and until penetration is there, आप रेप नहीं मानते हो उस चीज को। तो that is the problem still with the provision of rape in this country. तो उस केस में ये हुआ था कि इस लड़की ने उस लड़के का रेप किया था। what is the technicality of rapings on such case? The technicalities of raping was that she forced herself upon him, Okay, because of which he sustained injuries in his private parts, और उसके हेड पे और कान पे बाइट मार्क्स थे, उसके हाथ पे बाइट मार्क्स थे। और इस सब का संज्ञान लिया पुलिस ने माना कि यस, इस लड़के के साथ रेप हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली पुलिस ने उस लड़के के घर वालों से ये कहा कि हम एफआईआर किस प्रोविजन में रजिस्टर करें, हमारे पास कानून ही नहीं। वो लड़का बालिग था, उसकी उम्र 19 साल थी, लड़की की उम्र 17 साल थी। लड़की माइनर थी, लड़का बालिग था। कहाँ रजिस्टर करें? लड़का अगर माइनर होता तो फिर भी पॉक्सो एक है प्रोविजन कि आप उसमें, अच्छा, पॉक्सो में भी ये मसला है कि जेंडर कोई भी हो, पनिशमेंट सिर्फ लड़के को ही मिलेगी। okay? If we go into the penetrative sexual assault and the main provision, the sexual harassment की provision है पॉक्सो में, वो अलग है। that is gender neutral, but जो main, जो रेप से रिलेटेड जो प्रोविजन है पॉक्सो में, दैट अगेन इज जेंडर बायस। बच्चा मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन पनिशमेंट लड़के को ही मिलेगी। कोई मिले तो इस तरह के भी केसेस होते होंगे जहाँ मेल टू मेल रेप का मामला होता होगा। मेल टू मेल रेप्स इज वेरी मच पनिशेबल नाउ आफ्टर द डिलीशन ऑफ सेक्शन 370, आफ्टर द अमेंडमेंट टू सेक्शन 377, जिसमें सेक्शन 377 में कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली नवतेज सिंह जौहर में ये कह दिया कि ओनली नॉन कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन सेम सेक्स पीपल
will be punishable under 377. तो वो चीज़ तो अब covered है. Male on male rapes is now covered. Obviously, BNS has taken care of that. But the problem lies herein, okay, what about rape by a woman on a male child, firstly? Rape by a man, by a woman on an adult male. ये दो चीज़ें हैं जिस पे कोई कानून नहीं. आपका आपकी परमिशन हो तो मैं ज़रा बुक देखना चाहूँगा उससे रिलेटेड. तो द डिफेक्टिव सेट्स लॉ ऑफ इंडिया, तो ये बुक है राइट. जी. तो आपने केस लॉज से कवर कर रखा है. और इसमें मुझे जनरली आप बता दीजिए क्या क्या चीज़ें आपने कवर की हैं इसके अंदर. देखिए ये किताब शुरू होती है डिस्कसिंग द लॉ ऑफ रेप, लॉ ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन इंडिया, tracing his history prior to independence, and before that, how women have been, have been victimized in this country, and they needed protection. They needed protection in this country, and that's the reason why the Constitution under Article 15 Clause 3 granted protection to them. और उस प्रोटेक्शन के बाद बहुत सारे कानून इस देश में आए जिन्होंने औरतों को संरक्षा दी, और बिल्कुल उनका इफेक्ट दिखा और वो सक्सेसफुल रहे. लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है और जो मिसयूज़ हम आज की डेट में देख रहे हैं, उस मिसयूज़ को रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है. और उन मिसयूज़ को रोकने का तरीका यही है कि हमें जो है पूरी तरह से इन कानूनों को अमेंड करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई हैव डिस्कस्ड इन दिस बुक दैट most of our laws in the country that we today are following or they have been implemented, most of them have drawn their genesis from the Britishers. कुछ US based हैं, कुछ UK based laws हैं, कुछ और countries में. All these countries from where we have taken our laws, जहाँ से भी हमने ये कानून उठाए हैं, वो सारी कंट्रीज आज की तारीख में जेंडर न्यूट्रल लॉज की तरफ बढ़ चुकी है. ओके. चाहे वो रेप हो, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो, चाहे वो डाउरी, खैर डाउरी तो इज नॉट एन इशू देयर, बट एलिमनी जी के सिर्फ लड़का दे रहा है लड़की को, एंड ग्राउंड्स ऑफ एलिमनी, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, व्हाट कैन बी द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स फॉर अ मैन एंड अ वुमन, एंड चाइल्ड कस्टडी मेंटेनेंस, दीज आर लॉज जिन पे जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ वो सारे देश बढ़ चुके हैं. तो कोई एक कंट्री का बताइए जहाँ जेंडर न्यूट्रलिटी की बात हुई और इस पे लॉज भी इम्प्लीमेंट किया गया. See, there was this law that was proposed by the United Kingdom in 2003. और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो लॉ ऑफ रेप है, रेप हम कहते हैं, देयर वाज सेक्सुअल असॉल्ट वाज द टर्म दैट दे यूज्ड, वो जेंडर न्यूट्रल होगा. ओके. कोई भी किसी पे भी अगर सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, then that person will be punishable, and the punishment was same for everybody. Okay, be a man or a woman. Now that was a law that was proposed, that wasn't implemented. ओके. नॉट येट. To certain extent, it did get implemented to test its effectiveness, but ultimately फिर वही हुआ कि वो women-led organizations pounced upon the UK government and they had to go back on the law. इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमें सिर्फ यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन सारी कंट्रीज को नहीं देखने चाहिए. वी मस्ट लुक एट कंट्रीज बियॉन्ड दैट. से फॉर इंस्टेंस, लेट्स टॉक अबाउट द मिडिल ईस्ट. मिडिल ईस्ट में दे हैव दीज लॉज व्हिच आर जेंडर न्यूट्रल. लाइक जो सेक्सुअल ऑफेंस का जो लॉ, दैट इज जेंडर न्यूट्रल. इस्लामिक कंट्रीज. What is the reason for that?
The reason for that is they follow the Sharia law. Sharia law which has been driven from the Holy Quran. And the Holy Quran very specifically says that illicit sexual relations are punishable. Okay. By a man or by a woman. And that is the reason why these countries, the Middle Eastern countries, and many other countries that follow their laws and their regime, have a gender neutral law on sexual violence. सपोज ये फीमेल पेनिट्रेशन अगर इस तरह का कोई केस हो तो उस कंट्री में कैसे डिटेक्ट होगा? इज देयर एनी ट्रायल सिस्टम और समथिंग लाइक दैट? देखिए, जहाँ तक मिडिल ईस्ट कंट्रीज का सवाल है, वो तो विटनेसेस के स्टेटमेंट और उनके जो बयान हैं उस पे यकीन करके पनिशमेंट देते हैं. Alright, there is nothing beyond reasonable doubt which has to be proven in such cases. If you have credible witnesses against the person, then that person shall be punished. That is what is the basis of these laws in those countries. But again, as I said, that those laws are gender neutral. Such statements or such witnesses against a man or a woman, they will be accepted if they are credible. ओके. तो वो जो मेडिकल प्रूफ जिसे आप एक तरह से कह रहे हैं, उसकी वहां पे जरूरत नहीं पड़ती. The reason being is, there's a very important reason for that. The reason is the strict punishment which has been imposed. ओके. कि चोरी करी तो हाथ काट दिए, रेप किया तो कोड़े मार के जान ले ली जाए. इस तरह के कानून वहां पे हैं. तो जब इस तरह के कानून हैं तो लोग उस तरह का क्राइम करने से भी डरते. तो अगर वो क्राइम ऐसा होता है और कोई आके उसकी गवाही दे रहा है कि ऐसा क्राइम हुआ है, तो 99% केसेस में वो क्राइम हुआ होता है. ठीक. 1% chance can still be there of that crime not happening and the person taking vengeance against the other person. तो इंडिया क्यों इतने पीछे है जब अदर कंट्रीज में जेंडर न्यूट्रलिटी की बात हो रही है? इंडिया क्यों इतने पीछे है और क्या इफेक्टिव वेज होना चाहिए कि आगे इस चीज़ पे लॉ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इंडिया पीछे है, क्योंकि ऐसा कानून यूएस में भी नहीं है, जी. यूके में भी नहीं है, द सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव नेशंस इन द वर्ल्ड. तो सिर्फ ये कहना कि इंडिया पीछे है तो ये तो गलत हो जाए. जी. हम पीछे नहीं हैं किसी भी तरह से, कि हम अगर इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि मर्दों के ऊपर भी ऐसे ऐसे ऑफेंसिव या ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, हम पीछे नहीं हैं. लेकिन हमें इस चीज़ को मानना चाहिए, हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए. और ऐसा नहीं है कि जो लेजिस्लेटर्स हैं इस देश में या जो जुडिशरी है, वो इस चीज़ को मानती नहीं है. Many BJP lawmakers, the party in power right now in the country for the last 11 years, many of its lawmakers have raised this point in media, in their party office, in the parliament, कि जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए सेक्सुअल वायलेंस के इस देश में. लेकिन उसके बावजूद अगर जो पार्टी पावर में है और उसके लॉ मेकर्स ये मानते हैं और उसके बावजूद ये कानून नहीं आ रहे हैं, देयर हैज टू बी सम रियली डायर प्रेशर फ्रॉम दीज विमेन ऑर्गेनाइजेशन और वट एवर यू मे कॉल, कि वो कानून आ ही नहीं रहे. हम्म. ठीक है. तो मुझे आप ये बताइए कि एट प्रेजेंट क्या क्या मेन लॉज हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं? कुछ एग्जिस्ट करता है? सैडली तो कोई भी नहीं है. देयर आर जजमेंट्स इन फेवर ऑफ men, you may say, wherein सेक्शन 498 एक ही बात कर लेते हैं हम, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देयर वोंट बी एनी इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR और unless and until an investigation is carried out, nobody would be put behind bars and all that. वो सब चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है. बट ऐसा कोई कानून हो
जो मर्दों को प्रोटेक्ट कर दो तो वो तो नहीं है, अभी तक नहीं है। और इसकी तरफ कोई वो सोच भी नहीं रहा है और कोई काम करने को तैयार नहीं है जी। तो अभी आपकी फर्दर कोई बुक आने वाली है? मैं फ़िलहाल एक टॉपिक पे और रिसर्च कर रहा हूँ इस वक़्त। मैं उसे डिस्क्लोज़ अभी नहीं करना चाहूँगा। रिसर्च ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो होपफुली दिस ईयर और बाय नेक्स्ट ईयर आई विल बी रिलीज़िंग माय सेकंड बुक। तो फाइनली मुझे ये बताइए कि सरकार को क्या-क्या कदम उठानी चाहिए इस लूप होल को रोकने के लिए और इम्प्रूव्ड लॉज़ को देखिए, मैंने अपनी किताब में भी इसका ज़िक्र किया है। और सबसे पहले तो जो ये लॉ ऑफ रेप है, लॉ ऑफ सेक्सुअल वायलेंस आप कह लें जिस इसको, वो सबसे पहले तो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। और इस देश का कानून, ये इस देश का संविधान हमें उसे जेंडर न्यूट्रल बनाने से रोकता नहीं है जी। हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो पार्लियामेंट को ये राइट ज़रूर दे रहा है कि विमेन एंड चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको लॉज बनाने हैं। लेकिन वो प्रोविज़न कहीं पे ये नहीं कहती कि वो लॉज इनहेरेंटली बायस होंगे मेल्स के अगेंस्ट। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 15 क्लॉज 1 जो कि डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है और एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है इस देश में, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती। मतलब उसका मतलब ये होता है कि विमेन के लिए लॉज बना रहे हैं, मतलब मर्दों के खिलाफ होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इस देश में औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बने हैं और वो इनहेरेंटली मेल बायस थे, नहीं ऐसा भी नहीं है। वी हैव द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, वी हैव प्रोविजन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, ऑलराइट, वी हैव प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। दीज आर नॉट एंटी मेल लॉज, राइट। इन कानूनों के आने की वजह से मर्दों को उठा करके आपने जेल में नहीं डाल दिया, उन्हें क्रिमिनल नहीं बना दिया। सो दिस इज द राइट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 3। सो वी नीड such kind of right application of 15 clause 3. 15 clause 3 doesn't prohibit this country or the parliament of this country to make a gender neutral law on rape. बना दीजिए ना। और आप ये कहते हैं कि वो रेप की डेफिनेशन की वजह से आप बना नहीं सकते, तो रेप की डेफिनेशन भी तो आप ही ने दी है, जी। आप उसे अमेंड कर दीजिए। जी, फंडामेंटल्स अगर अमेंडमेंट हो जाते हैं तो फिर बाकी चीज़ें भी ये फंडामेंटल ही अमेंड होना पड़ेगा। द डेफिनेशन ऑफ रेप हैज टू चेंज। एग्ज़ैक्टली। Unless and until we change the definition of rape, we will never consider male rapes rape at all. चलिए आपसे बात करके बहुत-बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं आप अपनी नेक्स्ट किताब में किसी एक अच्छे इश्यूज़ पे आप लिखेंगे और आवाम को बताएँगे इससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच। Thank you.